नमस्कार। एनसीईआरटी क्लास 12th चैप्टर 15 बहुलक या पॉलीमर। हमने इससे पहली वाली क्लास में यह जाना था कि बहुलक किसे कहते हैं। हमने ये देखा था कि बहुलक बहुत सारी एकलक इकाइयों से मिलकर बनता है। जब बहुत सारी मोनोमर यूनिट्स या एकलक इकाइयाँ आपस में जुड़ती हैं तो पॉलीमर या बहुलक बनाती हैं। ये जो एकलक इकाइयाँ हैं उनको रिपीटिंग यूनिट्स या पुनरावृत्त संरचनात्मक इकाइयाँ भी कहते हैं। और जितनी ये रिपीटिंग यूनिट्स या मोनोमर आपस में जुड़कर पॉलीमर बनाती हैं उसको डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन या बहुलकीकरण की मात्रा कहते हैं। हमने इसके अलावा यह भी सीखा कि बहुलकों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है। हमने ये जाना था कि बहुलकों को स्रोत के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, जिसको हमने कहा था एक प्राकृतिक बहुलक, एक अर्ध संश्लेषित बहुलक और एक संश्लेषित बहुलक। हमने यह भी जाना था कि क्रियाविधि के आधार पर इनको 2 भागों में बांट सकते हैं या बनने के आधार पर, संश्लेषण के आधार पर इनको 2 भागों में बांट सकते हैं। एक जिसको हमने कहा था योगज बहुलक, जिसको एडिशन पॉलीमर, और दूसरा कंडेंसेशन पॉलीमर। एडिशन पॉलीमर में जो रिपीटिंग यूनिट्स हैं या मोनोमर हैं वे लगातार जुड़ती चली जाती हैं, कोई छोटा मॉलिक्यूल बाहर नहीं निकलता। जबकि संघनन बहुलक में 2 यूनिट जब आपस में जुड़ती हैं तो एक छोटा मॉलिक्यूल जैसे जल या अल्कोहल या HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोजन हैलाइड ये बाहर निकल जाता है। हमने यह भी जाना था कि बहुलकों का वर्गीकरण आणविक बलों के आधार पर कर सकते हैं। उस आधार पर ये 4 भागों में वर्गीकृत किए गए थे, जिनको प्रत्यास्थ बहुलक, इसको रेशे, और तीसरा कहा था ताप सुघट्य बहुलक, और चौथा था ताप दृढ़ बहुलक। तो इस आधार पर भी इनको 4 भागों में बांट लिया गया था। फिर कहा था कि इनका श्रृंखला वृद्धि के आधार पर भी 2 भागों में बांट दिया जाता है, एक जिसे कहते हैं श्रृंखला वृद्धि बहुलक और दूसरा कहलाता है पदश वृद्धि बहुलक। इतना हमने पिछली क्लास में सीख लिया था। इस क्लास में हम क्या सीखेंगे? हम सीखेंगे कि जब मोनोमर यूनिट या एकलक इकाई आपस में मिलकर पॉलीमर बनाती है तो किस क्रियाविधि के द्वारा बनाती है, कौन सी ऐसी क्रियाविधि या मैकेनिज्म है जिसके द्वारा मोनोमर यूनिट आपस में जुड़ती चली जाती हैं और फाइनली वो पॉलीमर बना देती हैं। उनके कौन कौन से स्टेप्स हैं, उनके कौन कौन से पद हैं, वो हम सीखेंगे। इसके अलावा हम ये जानेंगे कि एडिशन पॉलीमर और कंडेंसेशन पॉलीमर ऐसे कौन से हैं जिनका हमारे दैनिक जीवन में बहुतायत से उपयोग होता है, या वो कॉमर्शियली इम्पोर्टेंट है, वाणिज्यिक रूप से वो बहुतायत में बनाए जाते हैं और हमारे दैनिक जीवन में काम आते हैं। तो ये सब हमें इस वाली क्लास में सीखना है। बहुलकन के प्रकार, बहुलकन अभिक्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं, जिसके एक तो हमने कहा था कि एडिशन अथवा श्रृंखला वृद्धि बहुलकन और दूसरा है संघनन अथवा पदश वृद्धि बहुलकन। योगात्मक बहुलकन अथवा श्रृंखला वृद्धि बहुलकन, इस प्रकार के बहुलकन में बहुलक एक ही प्रकार के एकलक अथवा एकलकों के अणुओं से परस्पर मिलने से जुड़ते हैं, और वो जो जुड़ रहे हैं मॉलिक्यूल आपस में जो मिलकर पॉलीमर बना रहे हैं वो डेफिनेटली कैसे होंगे? वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होंगे, वो असंतृप्त होंगे। असंतृप्त का मतलब क्या कि इनमें या तो डबल बॉन्ड होगा या फिर इसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा। और ये जब डबल बॉन्ड वाला मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेगा तो वो बॉन्ड खुल जाता है, वो बंध टूट जाता है, और इस प्रकार से वो उस बंध के द्वारा या उन इलेक्ट्रॉनों के द्वारा ये आपस में जुड़ते चले जाते हैं। जैसे एल्कीन, एल्कीन में हम देखते हैं कि इसमें CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इसका मतलब एक डबल बॉन्ड है। और जब ये एल्कीन के या एथीन के अणु आपस में जुड़ते चले जाएंगे तो ये द्विबंध के अणु जो बंध है द्विबंध वो टूटता चला जाता है। इसी प्रकार से एल्काडाइन, जिसको 1,3-ब्यूटाडाइन इसको उदाहरण के रूप में लेते हैं, और उसके जितने भी डेरिवेटिव्स हैं ये सब की सब कैसे हैं? असंतृप्त यौगिक हैं जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा और वो मिलकर एडिशन पॉलीमराइजेशन दर्शाएंगे। बहुलकन की इस विधि में श्रृंखला की लंबाई बढ़ना अथवा श्रृंखला वृद्धि किसी मुक्त मूलक अथवा आयनिक स्पीसीज के द्वारा बनने से होती है। तथापि मुक्त मूलक नियंत्रित योगज अथवा श्रृंखला वृद्धि बहुलकन इसमें सबसे सामान्य है। समझे? देखो, या तो ये जो पॉलीमराइजेशन होगा उसकी शुरुआत कौन करेगा? कोई फ्री रेडिकल या मुक्त मूलक करेगा। सबसे पहले फ्री रेडिकल हमें ज़रूरत है। जब मुक्त मूलक मिल जाएगा तो वो मुक्त मूलक पहले सबसे पहले मोनोमर से रिएक्शन करेगा या उससे उसके साथ जुड़ेगा, और उसके बाद एक नया मुक्त मूलक बनाएगा, और ऐसे एक एक करके एकलक इकाइयाँ जुड़ती चली जाएंगी, नया नया मुक्त मूलक बनता चला जाएगा
और यह अभिक्रिया संपन्न हो जाएगी और पॉलीमर बन जाएगा। या ऐसा भी हो सकता है कोई आयनिक स्पीसीज हो, या वो धनायनिक स्पीसीज हो सकती है अथवा वो ऋणायनिक स्पीसीज होती है। अब धनायनिक स्पीसीज लेंगे कोई, उससे 1,00,000 इकाई जुड़ी तो नई धनायनिक स्पीसीज बनेगी जो पहले की तुलना में बड़ी होगी। फिर एक और 1,00,000 इकाई जुड़ेगी तो फिर और नई स्पीसीज बन जाएंगी। इस प्रकार से लगातार श्रृंखला में वृद्धि होती चलेगी और किनारे वाली जो स्पीसीज है उस पर धनायन लगातार आता चलेगा। अगर ऋणायनिक स्पीसीज लेके चलेंगे कोई तो लगातार अंतिम सिरे पर ऋणायन आता चला जाएगा और ये श्रृंखला बढ़ती चली जाएगी। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे सामान्य और जो अधिकतर काम आती है वो है फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन या मुक्त मूलक बहुलकन, जो कि आपके सिलेबस में भी है। मुक्त मूलक क्रिया विधि विभिन्न प्रकार की एल्कीन अथवा डाइईन और उसके व्युत्पन्न आपस में मुक्त मूलक जैसे बेंजोइल पेरोक्साइड, एसिटिल पेरोक्साइड, टर्शरी ब्यूटाइल पेरोक्साइड आदि प्रारंभक की उपस्थिति में अभिक्रिया करके बनते हैं। अब समझो देखो इसमें है क्या कि या तो बेंजोइल पेरोक्साइड लेंगे सबसे पहले, उस बेंजोइल पेरोक्साइड में होमोलाइटिक फिशन होगा, समांश विखंडन होगा और फ्री रेडिकल का जनरेशन हो जाएगा, यानी कि मुक्त मूलक का निर्माण हो जाएगा। या एसिटिल पेरोक्साइड ले लो या तृतीयक ब्यूटाइल पेरोक्साइड ले लो। कुल मिला के हमें ऐसा पदार्थ लेना है या पेरोक्साइड लेना है जो मुक्त मूलकों का निर्माण कर सके। एथीन का पॉलीथीन में पॉलीमराइजेशन टेम्परेचर बढ़ाने या ताप देने से और बेंजोइल पेरोक्साइड प्रारंभक की अल्प मात्रा के साथ मिश्रण को प्रकाश में खुला छोड़ने पर होता है। ये चेन इनिशिएटर है। ये जो बेंजोइल पेरोक्साइड या एसिटिल पेरोक्साइड जितने पेरोक्साइड, ये चेन इनिशिएटर मतलब प्रारंभक पदार्थ हैं। ये श्रृंखला को इनिशिएट करते हैं, ये श्रृंखला को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, इस कारण से उनको प्रारंभक भी कहते हैं। तो जब एथीन से पॉलीथीन बनाया जाता है, एथीन से पॉलीथीन का निर्माण कराया जाता है तो किसकी उपस्थिति में होता है? बेंजोइल पेरोक्साइड की उपस्थिति में होता है। इसके 3 पद हैं, जिसके सबसे पहले पद को कहते हैं श्रृंखला प्रारंभन पद, जिसको चेन इनिशिएशन स्टेप भी कहते हैं। इस प्रक्रिया में पेरोक्साइड द्वारा बनने वाले फेनिल मुक्त मूलक एथीन के द्विआबंध से योग करते हैं और एक नया मुक्त मूलक बनाते हैं। इसे हम चेन इनिशिएशन स्टेप या श्रृंखला प्रारंभक पद कहते हैं। समझे देखो यहाँ पर ये बेंजोइल पेरोक्साइड है, ठीक है। अब ये जो ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है, जो पेरोक्साइड बॉन्ड है, इसका होमोलाइटिक फिशन होगा, समांश विखंडन होगा। आप जानते हैं जब कभी भी ये जैसे सिंगल बॉन्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है, यदि दोनों इलेक्ट्रॉन एक एटम पर और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम पर जाए तो इसको अर्ध शीर्ष वाले तीर या हाफ हेडेड एरो से दिखाते हैं। फिर सुन लें ध्यान से बात, जब कभी भी होमोलाइटिक फिशन होता है या समांश विखंडन होता है तो सहसंयोजक बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन एक एक करके, यानी एक इलेक्ट्रॉन एक परमाणु पर जो सहसंयोजक बंध से बंधित था और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु पर चला जाता है। ऐसी स्थिति में जब होमोलाइटिक फिशन होता है या समांश विखंडन होता है तो उसको अर्ध शीर्ष वाले तीर से प्रदर्शित करते हैं और इस परिस्थिति में हमेशा मुक्त मूलक का निर्माण होता है। तो बेंजोइल पेरोक्साइड का जब होमोलाइटिक फिशन होगा, समांश विखंडन होगा, तो ये क्या बन जाएगा? बेंजोइल फ्री रेडिकल बन जाएगा। ये जो बेंजोइल फ्री रेडिकल है इसमें से CO2 निकल जाती है, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड का इवोल्यूशन हो जाता है, ये बाहर निकल जाती है तो फेनिल मुक्त मूलक बन जाता है। अब ये जो फेनिल मुक्त मूलक बना, जिसको हमने कहा था प्रारंभक पदार्थ इनिशिएटर, ये इसके साथ रिएक्शन करेगा। अब रिएक्शन कैसे करेगा उसको समझो। देखो ये एथीन के बीच में डबल बॉन्ड है। हमने कहा था कि ये क्या होगा कि असंतृप्त यौगिक होंगे जिनके मध्य द्विबंध अथवा त्रिबंध होगा। तो ये जो डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड का क्या होगा? होमोलाइटिक फिशन होगा। एक इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन पर और एक इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन पर आ जाएगा। अब यहाँ एक इलेक्ट्रॉन आ गया, एक इलेक्ट्रॉन ये दोनों आपस में मिलकर बंध बना लेंगे। आप समझ रहे हो ना, ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक हुआ, इसका पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर आया और इन दोनों ने मिलकर बना लिया बॉन्ड, बंध बना लिया और ये इस पर इलेक्ट्रॉन आ गया। अब ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आके क्या बन गया? नया फ्री रेडिकल बन गया। तो आप यहाँ देखो C6H5 ये कोवलेंट बॉन्ड बन गया 2 इलेक्ट्रॉनों से मिलकर और इस CH2 पर आ गया फ्री रेडिकल। तो ये जो CH2 है एक ये नए स्पीसीज के रूप में काम करेगा जिसके पास में मुक्त मूलक है। अब एक और इथीन का अणु इसमें आपस में जुड़ता चला जाएगा। तो पहला जो श्रृंखला का प्रारंभन पद है, चेन इनिशिएशन स्टेप है, उसमें क्या क्या हो रहा है? पहले फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा है या मुक्त मूलक का निर्माण हो रहा है और मुक्त मूलक
किसी भी पदार्थ से या मोनोमर यूनिट से अभिक्रिया करके नया मुक्त मूलक दे रहा है। श्रृंखला संचरण पद, जिसको चेन प्रोपगेशन स्टेप कहते हैं। अब इसमें क्या होगा, इसमें यह होगा कि जो नया मुक्त मूलक बना था वो वापस से इथीन से रिएक्शन करेगा और इथीन में जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड था वो वापस ब्रेक होगा और वो जो पहले वाला जो फ्री रेडिकल था उन दो मिलकर क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे और नया फ्री रेडिकल बन जाएगा। तो जब यह मुक्त मूलक इथीन के दूसरे अणु के साथ अभिक्रिया करता है तो दूसरा अधिक बड़े आकार का मुक्त मूलक बन जाता है। और ऐसे जितने इथीन के अणु आपस में जुड़ते चले जाएंगे तो नए 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 मुक्त मूलक बनते चले जाएंगे और श्रृंखला लगातार बढ़ती चली जाएगी। इसीलिए इसको श्रृंखला संचरण पद या चेन प्रोपगेशन स्टेप कहते हैं और लगातार ये जो चेन है वो आगे बढ़ती चली जाती है। तो यहाँ देखा ये बन चुका था। इसके बाद एक और इथीन यूनिट जुड़ी हुई आपस में, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, एक इलेक्ट्रॉन इस पर आया, इन दोनों ने मिलकर बॉन्ड बना लिया और यहाँ पर फ्री रेडिकल आ गया। इस प्रकार का निर्माण हो गया। अब हम करें इसमें बहुत सारे CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी कि एथीन के अणु ले लें। यहाँ हम N-1 दिखा रहे हैं, मतलब टोटल यहाँ पर इसको N संख्या दिखाई है तो उसे एक कम क्यों, क्योंकि एक यहाँ पर अणु लिया हुआ है। तो N-1 यहाँ लेंगे तो C6H5 CH2 CH2 होल N CH2 CH2 फ्री रेडिकल बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब बहुत सारी अनेक इथीन के मॉलिक्यूल आपस में लगातार जोड़ते चले जाएंगे और हर बार नया फ्री रेडिकल बनाते चले जाएंगे तो इस प्रकार के स्टेप को चेन प्रोपगेशन स्टेप या श्रृंखला संचरण पद कहते हैं। श्रृंखला समापन पद। अब तीसरी स्टेप क्या हो गया, जिसमें चेन टर्मिनेशन स्टेप या चेन एंडिंग स्टेप। अंतिम रूप से किसी अवस्था पर इस प्रकार बनने वाले उत्पाद किसी अन्य मुक्त मूलक के साथ अभिक्रिया द्वारा बहुलकित होकर उत्पाद बनाते हैं। अब इसको दो तीन तरह के हैं, इसे श्रृंखला समापन पद भी कहते हैं। जैसे मानो देखो एक यूनिट ये बन गई, एक लंबी यूनिट बन गई और उसमें लगातार हम नए यूनिट जोड़ते चले गए और ये CH2 लास्ट में फ्री रेडिकल आ गया। अब दो तरीके, या तो ये दोनों जो हैं ये आपस में जुड़ जाएं, ये और ये आपस में जुड़ जाएं और एक लंबी श्रृंखला बना लें। आप देख रहे हैं ये एक चेन ये थी, एक चेन ये थी, दोनों आपस में जुड़ गए और नया एक पॉलीमर बन गया। या क्या करे, एक कोई फ्री रेडिकल आकर इस पर जुड़ जाए, या क्या हो ये एक H फ्री रेडिकल का रिमूवल कर दे और लास्ट में यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाए। ऐसे कई प्रकार से हो सकता है। तो जो हम एकलक को लेकर चले थे वो फाइनली एक पॉलीमर या बहुलक में परिवर्तित हो जाता है। उसमें सबसे आसान ये कि एक यूनिट ये है, दूसरी चेन यूनिट ये है, दोनों आपस में जुड़ गए और ये क्या बन गया, इन्होंने एक पॉलीमर का निर्माण कर लिया। कुछ महत्वपूर्ण एडिशन पॉलीमर का विरचन यानी कि एडिशन पॉलीमर या योगज बहुलक किस प्रकार से बनते हैं। पॉलीथीन दो प्रकार की होती है। अल्प घनत्व पॉलीथीन, जिसको लो डेंसिटी पॉलीथीन या LDPE कहते हैं। इसे 1000 से 2000 वायुमंडलीय दाब तथा 350 से 570 केल्विन ताप पर डाइऑक्सीजन और परऑक्साइड प्रारंभ की उपस्थिति में इथीन के बहुलकन द्वारा प्राप्त किया जाता है। मुक्त मूलक योगज और हाइड्रोजन परमाणु अपहरण से प्राप्त अल्प घनत्व पॉलीथीन की संरचना अत्यधिक शाखित होती है। अल्प घनत्व पॉलीथीन रसायनतः अक्रिय, कठोर परंतु लचीली और विद्युत की सुचालक होती हैं। समझें देखो कि ये जो LDPE है उसमें साइड चेन्स बहुत होंगी और साइड चेन का हम एग्जाम्पल पढ़ चुके हैं। जिनमें साइड चेन्स होती हैं या पार्श्व श्रृंखलाएं होती हैं, जब हमने संरचना के आधार पर वर्गीकरण किया था तो हमने कहा था एक रेखिक बहुलक होता है और एक हमने कहा था शाखित बहुलक। तो ये शाखित बहुलक का उदाहरण है जिसमें पार्श्व श्रृंखलाएं होती हैं और पार्श्व श्रृंखलाओं के होने कारण से जो लंबी श्रृंखलाएं हैं वो आपस में दूर हो जाती हैं, तो उनका घनत्व कम हो जाता है। तो जो LDPE है जिसको हम अल्प घनत्व पॉलीथीन कह रहे हैं, क्योंकि उसमें पार्श्व श्रृंखलाएं हैं इसलिए इनका घनत्व कम होता है। अक्रिय हैं, कठोर है, लेकिन उसके साथ साथ ये लचीली भी हैं और विद्युत की सुचालक होती हैं। इनका उपयोग विद्युत वाहक तारों के विद्युत रोधन में या इंसुलेशन में किया जाता है। खिलौनों के बनाने में, लचीले पाइपों के निर्माण में इनका उपयोग किया जाता है। दूसरा है उच्च घनत्व वाली पॉलीथीन। अब देखिए आपके नाम से ही आपको अंतर समझ में आ गया होगा। पहले वाले हमने कहा था कि निम्न घनत्व वाली पॉलीथीन या अल्प घनत्व वाली पॉलीथीन, तो आप समझ गए कि उसमें जो लंबी श्रृंखला है उसके साथ साथ पार्श्व श्रृंखला होगी, जिसके कारण से उसका घनत्व कम हो रहा होगा। लेकिन यह आप समझ गए उच्च घनत्व का मतलब इसमें पार्श्व श्रृंखला बहुत कम होगी या नहीं होगी।
जिसके कारण से जो लंबी लंबी एकलक इकाइयां हैं, जो लंबी चेन है, वो आपस में जुड़ के जाएंगी, पास पास आ जाएंगी, जिसके कारण से उनका घनत्व बहुत अधिक हो जाएगा। तो ये जो हमने संरचना के आधार पर वर्गीकरण किया था, उसमें जो रैखिक बहुलक का या हमको उनको रेखीय बहुलक या लीनियर पॉलीमर कहा था, वो इसी प्रकार की होती है। ये कैसे बनती है? बनेंगी तो ये भी एथीन से ही, पहले वाली भी एथीन के पॉलीमराइजेशन से बन रही थी, ये भी एथीन के पॉलीमराइजेशन से बन रही है। लेकिन आपको याद हो तो हमने पहले कहा था कि पहले वाली जो हमने LDPE पढ़ी थी, उसमें वो पेरोक्साइड की उपस्थिति में बनते हैं। लेकिन जब हमें उच्च घनत्व वाली पॉलीथीन बनाना है तो उसे हमें ज़िगलर-नाटा कैटेलिस्ट, जिसको ट्राईइथाइल लिथियम एल्यूमिनियम अथवा टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड कहलाता है, ज़िगलर-नाटा कैटेलिस्ट, उसकी उपस्थिति में बनाते हैं। तो दोनों में अंतर आ गया। एक तो ज़िगलर-नाटा कैटेलिस्ट की उपस्थिति में बन रही है, और जो पहले वाली बात की थी हमने, वो किसकी उपस्थिति में बन रही थी? वो बन रही थी हमारे पेरोक्साइड की उपस्थिति में। जब पेरोक्साइड की उपस्थिति में बना रहे थे, आपको याद हो तो हमने कहा था जब पेरोक्साइड की उपस्थिति में बनेगी तो मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा पॉलीमराइजेशन होगा। लेकिन जब यहाँ ज़िगलर-नाटा कैटेलिस्ट की उपस्थिति में बन रही है तो यह कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन या उपसय संयोजक बहुलकन कहलाता है। तो दोनों में बिल्कुल अंतर है। घनत्व का अंतर आ गया, एक कम घनत्व वाली, अधिक घनत्व वाली। संरचना में अंतर, एक में पार्श्व श्रृंखलाएं हैं, एक में नहीं है। एक बेंजोइल पेरोक्साइड की उपस्थिति में बन रही है, एक ज़िगलर-नाटा, क्योंकि इनमें दोनों में अंतर पूछते हैं कि LDPE और HDPE में अंतर क्या है। एक बन रही है बेंजोइल पेरोक्साइड की उपस्थिति में, एक बन रही है ज़िगलर-नाटा कैटेलिस्ट की उपस्थिति में। ठीक है ना? तो इस आधार पर हम उनमें आपस में अंतर भी कर सकते हैं। हाँ, जो स्टार्टिंग मटेरियल होगा वो दोनों में इथीन होगा, क्योंकि हमें पॉलीथीन बनाना है। तो जब इथाइलिन को ज़िगलर-नाटा कैटेलिस्ट की उपस्थिति में 333 केल्विन से 343 केल्विन तक 6 से 7 वायुमंडलीय दाब पर गर्म किया जाता है, तो उसके बहुलकन से या उसके पॉलीमराइजेशन से हमें HDPE या उच्च घनत्व वाली पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार निर्मित उच्च घनत्व वाली पॉलीथीन में रेखीय अणु होते हैं। इनका घनत्व निबिड़ संकुलन के कारण से, निबिड़ मतलब बहुत पास पास संकुलन कारण से बहुत अधिक उच्च हो जाता है। ये रासायनिक रूप से अक्रिय होती हैं, अत्यधिक कठोर होती है, लेकिन दृढ़ होती है। हमने पहली वाली में कहा था वो लचीली होती है, लेकिन ये दृढ़ होती है। इनका उपयोग किस किस में किया जाता है? बाल्टियों को बनाने में, डस्टबिन बनाने में, बोतलों को बनाने में और पाइपों के निर्माण में ये काम आती है। नेक्स्ट है पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन, जिसको टेफ्लॉन भी कहते हैं। पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन या टेफ्लॉन। टेफ्लॉन टेट्राफ्लोरोइथाइलिन के मुक्त मूलक अथवा परसल्फेट उत्प्रेरक की उपस्थिति में उच्च दाब पर गर्म करके प्राप्त किए जा सकते हैं। ये रासायनिक रूप से अक्रिय होते हैं और संचारकों या अभिकर्मकों के द्वारा ये आक्रमण के प्रति प्रतिरोधी हैं। कहने का मतलब ये कि इन पर केमिकल रिएक्शन, सामान्यतः केमिकल्स इन पर रिएक्शन करते नहीं हैं, और ऐसे कोरोसिव रिएजेंट्स जो इनका कोरोजन कर सकें, उनका भी इन पर कोई प्रभाव नहीं होता है। तो यह है टेट्राफ्लोरोइथाइलिन। इथाइलिन है, इसमें चारों हाइड्रोजन को हटाकर 4 यहाँ पर फ्लोरीन जुड़ गए हैं, इसे कहते हैं टेट्राफ्लोरोइथाइलिन। बहुलकन की क्रियाविधि वही होगी, जैसे हमने कहा मुक्त मूलक की उपस्थिति में होगा, फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होगा, तब तो कोई ना कोई हमें पेरोक्साइड लेना पड़ेगा, अथवा पर सल्फेट की उपस्थिति में कराएंगे। एक इलेक्ट्रॉन इस पर आया, एक इलेक्ट्रॉन इस पर आया, और यहाँ पर ये फ्री रेडिकल के साथ जुड़ जाएंगे। लगातार लगातार लंबी श्रृंखलाएं बनती चली जाएंगी। आपने सीख लिया है कि 3 स्टेप होंगे, एक श्रृंखला को प्रारंभ करने वाला पद, एक श्रृंखला को संचरण पद या सतत बनाए रखने वाला पद, और तीसरा होगा श्रृंखला को समाप्त करने वाला पद। और इसके टेट्राफ्लोरोइथाइलिन के पॉलीमराइजेशन से जो बनेगा वो क्या कहलाएगा? पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन, जिसका नाम है टेफ्लॉन। तो टेफ्लॉन का निर्माण इस प्रकार से किया जाता है। एक और यहीं पर चीज़ सीखें, ये एडिशन पॉलीमर है। ये ध्यान से देखें, ये क्यों है? क्योंकि इसमें एकलक इकाइयाँ आपस में जुड़ती चली जा रही हैं और इसमें कोई भी नया छोटा अणु बाहर नहीं निकल रहा है, इसलिए ये एडिशन पॉलीमर है। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा टेफ्लॉन का, वो इस टेट्राफ्लोरोइथाइलिन का सरल गुणज के रूप में होता है। तो यहाँ हम साथ साथ ये भी देखते जाएंगे कि क्या ये होमोपॉलीमर है, क्या ये कोपॉलीमर है। तो यहाँ हम देख रहे हैं ये होमोपॉलीमर या समबहुलक है, क्योंकि इसमें एक ही प्रकार की इकाइयाँ आपस में जुड़ रही हैं। हम यह भी देखेंगे कि एडिशन पॉलीमर है या कंडेंसेशन, तो हम कहेंगे ये एडिशन पॉलीमर है। तो इस प्रकार से यह भी साथ साथ आप क्लासिफिकेशन को दिमाग में रखकर चलिए कि किस प्रकार का पॉलीमर है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछ लेते हैं। इसका उपयोग तेल सीलों को बनाने में, गैसकेट को बनाने में किया जाता है,
और न चिपकने वाली या नॉन स्टिक सतह से लेपित बर्तनों में किया जाता है। आपने अधिकतर देखा होगा किचन में जो हम काम में लेते हैं, कई ऐसे सॉस पैन्स हैं या तवे हैं जिनमें क्या होता है, एक लेयर बनी रहती है, वो हम कहते हैं नॉन स्टिक। नॉन स्टिक का मतलब क्या कि उसमें खाना जो बनाते हैं वो चिपकता नहीं है। वो नॉन स्टिक लेयर किसकी बनी है? वो टेफ्लॉन की बनी है। अब आप समझ रहे होंगे वो ऊपर जो नॉन स्टिक लेयर, एक मेटल के ऊपर जो नॉन स्टिक लेयर बना दी गई है वो किसकी बनी होती है? वो टेफ्लॉन की बनी होती है। वो किसका, ये और पूछते एग्जाम में, टेफ्लॉन किसका पॉलीमर है या टेफ्लॉन की मोनोमर यूनिट का है? तो आप कहोगे टेट्राफ्लोरोइथाइलिन। तो ये बातें भी सब ध्यान में आपको रखकर इस चैप्टर को पढ़ना है। पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, अब आपकी समझ में आ गया कि ये एक्राइलोनाइट्राइल के पॉलीमराइजेशन से बन रहा होगा। पॉली शब्द लग गया, इसका मतलब क्या हुआ? एक्राइलोनाइट्राइल के पॉलीमराइजेशन से बन रहा होगा। एक्राइलोनाइट्राइल क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CHCN, CH2 डबल बॉन्ड CHCN, इसको एक्राइलोनाइट्राइल भी कहते हैं। अब जब इस एक्राइलोनाइट्राइल का किसी पेरोक्साइड की उपस्थिति में एडिशन पॉलीमराइजेशन कराएंगे या योगज बहुलकीकरण कराएंगे तो क्या बन जाएगा? पॉली एक्राइलोनाइट्राइल, जिसको PAN के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम पूछेंगे PAN क्या है? पॉली एक्राइलोनाइट्राइल है। PAN को किस प्रकार बनाएंगे कि जब एक्राइलोनाइट्राइल का पेरोक्साइड की उपस्थिति में एडिशन पॉलीमराइजेशन कराएंगे तो पॉली एक्राइलोनाइट्राइल बन जाएगा। CH2 डबल बॉन्ड CHCN आपको दिखाई दे रहा है। जब पेरोक्साइड की उपस्थिति में इसका पॉलीमराइजेशन कराएंगे तो PAN यानी कि पॉली एक्राइलोनाइट्राइल बन जाता है। इसका उपयोग ऊन के प्रतिस्थापी के रूप में, औद्योगिक रेशे बनाने में, इसको ओरलोन या डेक्रोन बनाने में भी किया जाता है। तो यह भी एग्जाम में कई बार पूछते हैं PAN क्या है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे PAN का उपयोग किस प्रकार है, क्योंकि ये रेशा होता है तो इसका औद्योगिक रेशे बनाने में, जैसे ओरलोन और डेक्रोन बनाने में यह काम आता है। अभी तक हमने ये देखा एडिशन पॉलीमर के बारे में, जिसमें छोटी छोटी यूनिट्स आपस में मिलकर एक पॉलीमर बना रही थी और कोई भी छोटा मॉलिक्यूल बाहर नहीं निकल रहा था। हमने एग्जाम्पल देखा इथिलीन का, जिसमें हमने देखा LDP यानी लो डेंसिटी पॉलीथाइलिन, इसके अलावा HDP हाई डेंसिटी पॉलीथाइलिन। इसके अलावा हमने देखा एक्राइलोनाइट्राइल से पॉली एक्राइलोनाइट्राइल बना, जिसको PAN भी कहा। अब हम पढ़ेंगे कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के बारे में। कंडेंसेशन का मतलब क्या कि जब दो मोनोमर यूनिट्स या एकलक इकाइयाँ आपस में काम करेंगी तो क्या करेंगी? वो एक नया पॉलीमर बनाएंगी। एक जो पॉलीमर बनेगा उसमें एक अन्य छोटा मॉलिक्यूल जैसे H2O वाटर या अल्कोहल या फिर HCl ये निकल जाता है। तो जब आपस में मोनोमर यूनिट्स की अभिक्रिया के साथ में पॉलीमर बनने के साथ साथ एक छोटा मॉलिक्यूल ही बाहर निकल जाए तो ऐसे पॉलीमर को कंडेंसेशन पॉलीमर कहते हैं। उदाहरण से समझे, जैसे मान लीजिए कोई ग्लाइकॉल लें, ग्लाइकॉल में 2 OH ग्रुप है और एक ले लिया हमने ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें कि 2 कार्बोक्सिलिक एसिड हो, यानी कि डाई कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया। तो ये COOH ग्रुप और OH ये दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगे और H2 एक छोटा मॉलिक्यूल निकल जाएगा। यह भी आप जानते हो कि जब OH ग्रुप और COOH ग्रुप जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो COOH का OH और ROH का H ये आपस में निकलते हैं और H2O के रूप में निकल जाते हैं। तीसरी बात कि जब अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल आपस में मिलते हैं तो एस्टर बनते हैं। तो कुल मिला के ये जो बनेगा वो पॉलीएस्टर बनेगा। जब बहुत सारे डाइऑल और बहुत सारे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स आपस में जुड़ जाएंगे और उनका कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होगा और हर बार जुड़ने से एक H2O मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा तो जो बनेगा पॉलीमर वो पॉलीएस्टर कहलाएगा। ये रेशे के रूप में काम आता है। पहले इसको वस्त्र बनाने में काम में लेते थे, अब इसका उपयोग कम कर दिया गया क्योंकि ये स्किन डिजीज करता था। तो अब या तो कॉटन फाइबर्स काम में लेते हैं वस्त्रों को बनाने के लिए या इन टेरिलिन के साथ में इनको मिक्स कर देते हैं। ये जो पॉलीएस्टर है इसको कॉटन के साथ में मिक्स करके ब्लेंडेड फाइबर बनाते हैं। तो यह भी अब आजकल काम में लेने लग गए हैं। इसी प्रकार से यदि कार्बोक्सिलिक एसिड और NH2 ग्रुप आपस में मिले, COOH और NH2, तो ये आपस में मिलकर अमाइड बनाते हैं। NHCO बॉन्ड को अमाइड बॉन्ड कहते हैं। तो इससे जो पॉलीमर बनेगा वो पॉलीअमाइड कहलाएगा। तो हमारे सिलेबस में पॉलीअमाइड्स भी हैं, पॉलीएस्टर्स भी हैं, दोनों हमको पढ़ने हैं। पॉलीअमाइड जैसे नाइलॉन 6 ये किसके एग्जाम्पल है? पॉलीअमाइड के एग्जाम्पल्स हैं। तो हमें पॉलीअमाइड को भी पढ़ना है। अब आपको ये पूछ लें कि नाइलॉन 6 किस प्रकार का पॉलीमर है, तो हम कहेंगे कंडेंसेशन पॉलीमर है। कौन सा? पॉलीअमाइड है। इसी प्रकार से पूछे पॉलीएस्टर का एग्जाम्पल,
तो आप बता सकते हो। तो कहने का मतलब ये सब चीज़ें आपको दिमाग में रखनी चलनी है, लेकिन यह जरूर है कि दोनों की दोनों कैसे हैं, कंडेंसेशन पॉलीमर या संघनन बहुलक है। संघनन बहुलकन अथवा पदस्य वृद्धि बहुलकन, इसमें द्विक्रियात्मक एकलक इकाइयाँ होती हैं जो आपस में संघनन से मिलकर बनती हैं, और इसमें सरल अणु जैसे छोटे अणु जल, अल्कोहल या HCl बाहर निकल जाते हैं, और इनका मॉलिक्यूलर वेट मोनोमर के मॉलिक्यूलर वेट के समान नहीं होता है। इसका उदाहरण पॉलीअमाइड, पॉलीअमाइड में जो सबसे पहला एग्जाम्पल है वो है नाइलॉन 66। इसका सिंथेसिस या इसका विरचन हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन और एडिपिक अम्ल के उच्च दाब और उच्च ताप पर संघनन द्वारा किया जाता है। नाइलॉन 66 जहाँ देखें, जैसे हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन ये 6 कार्बन है और 2 NH2 ग्रुप, और इसी तरह से एडिपिक एसिड जिसमें 4 कार्बन और ये COOH, यानी कि 6 कार्बन वाला ऐसा डाइकार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें किनारे पर दोनों COOH ग्रुप हो, वो एडिपिक अम्ल कहलाता है। जब ये दोनों आपस में बहुत सारी इकाइयाँ जुड़ेंगी 553 केल्विन उच्च दाब पर, तो ये नाइलॉन 66 बनाता है। 66 क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर 6 यूनिट इस CH2 ग्रुप से आई हैं और 6 ही कार्बन यहाँ से कहाँ से आए हैं, एडिपिक अम्ल से, तो इसको नाइलॉन 66 बोला जाता है। नाइलॉन नाम कहाँ से आया, इसको भी आप सुने कि न्यूयॉर्क और लंदन में एक साथ बनाया गया था, एक साथ इसका सिंथेसिस हुआ था, इसलिए नाम इसका दिया नाइलॉन। नाइलॉन 6 पहला था। अच्छा, नाइलॉन 66 क्या है? हमने कहा ये पॉलीअमाइड है क्योंकि COOH और NH2 से मिलकर बना है। ठीक इसी प्रकार का एक दूसरा पॉलीमर है नाइलॉन 6। ये कैप्रोलैक्टम को जल के साथ उच्च ताप पर गर्म करके प्राप्त किया जाता है। नाइलॉन 6 का उपयोग टायर की डोरियों, वस्त्रों और रस्सियों के निर्माण में किया जाता है। ये कैप्रोलैक्टम बनता कैसा है? साइक्लोहेक्सेनोन है। साइक्लोहेक्सेनोन की रिएक्शन NH2OH या हाइड्रोक्सिलअमीन के साथ कराते हैं। साइक्लोहेक्सेनोन की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं? हाइड्रोक्सिलअमीन के साथ में। तो क्या बन जाएगा? कैप्रोलैक्टम। ये अल्फा अमीनो कैप्रिक एसिड भी है, और जब इसका ये NH और CO ये बॉन्ड आपस में ब्रेक होगा, तो देखिए इस प्रकार की यूनिट बार बार जुड़ती चली जाएंगी। चूंकि इसमें 6 कार्बन है, इसलिए इसको नाइलॉन 6 बोलते हैं। पहले वाले को नाइलॉन 66 क्यों बोला था? क्योंकि उसमें हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन से 6 कार्बन और एडिपिक अम्ल से 6 कार्बन आ रहे थे, तो उसको नाइलॉन 66 बोला। यहाँ चूंकि केवल 6 कार्बन है, इसलिए इसको नाइलॉन 6 बोलते हैं। और यह भी क्या है? पॉलीअमाइड है, और यह भी क्या है? संघनन बहुलक का उदाहरण है। पॉलिएस्टर, जैसा कि हमने पहले समझा कि जब अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें डाइऑल लिया है, डाइऑल की जब टरथैलिक अम्ल से रिएक्शन कराई है, तो क्या बन गया? ये टेरिलीन या फिर डेक्रोन बन जाता है। यह भी कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का एग्जाम्पल है। ये जो COOH ग्रुप और ये OH ग्रुप ये आपस में रिएक्शन करेंगे, और रिएक्शन करने के बाद में वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, टेरिलीन या फिर डेक्रोन बन जाता है। यह इथिलीन ग्लाइकोल और टरथैलिक अम्ल के मिश्रण को 420 से 460 केल्विन ताप पर जिंक एसीटेट और एंटीमनी ट्राइऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करके बनाते हैं। डेक्रोन क्रीज रोधी है। इसका उपयोग सूती तथा ऊनी रेशों के साथ जैसे मैंने कहा था कि ब्लेंडेड फाइबर बनाते हैं। तो टेरिलीन अकेला नहीं काम में आजकल लेते। क्यों काम में लेते हो? इसकी स्किन डिजीज आती है, तो कॉटन के साथ में अथवा वुल्फ के साथ में, दोनों के साथ में ब्लेंड करके इसको बनाते हैं, और इसका उपयोग सुरक्षा हेलमेट बनाने में भी होता है। अगला है फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, जिसको बेकेलाइट भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में बहुत आता है, इसको समझें। फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन सबसे पुराना संश्लिष्ट बहुलक है, यानी कि मानव निर्मित है। ये सिंथेटिक पॉलीमर है। यह फिनोल की अम्ल अथवा क्षार उत्प्रेरक की उपस्थिति में फॉर्मेल्डिहाइड के साथ संघनन अभिक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। अभिक्रिया का प्रारंभ ऑर्थो और अथवा पैरा हाइड्रोक्सी मेथाइल फिनोल व्युत्पन्नों के विरचन से होता है, जो पुनः फिनोल से अभिक्रिया करके ऐसे यौगिक का निर्माण करता है जिसमें आपस में 2 इकाइयां CH2 के माध्यम से जुड़ी रहती हैं। प्रारंभ में एक रेखीय पदार्थ प्राप्त होता है जिसे नोवेलेक कहते हैं, जिसका उपयोग पेंट्स में होता है। अब यहाँ समझे, देखो ये फिनोल है, फिनोल आपको दिख रहा है। इसकी फॉर्मेल्डिहाइड HCHO के साथ रिएक्शन की, ये फॉर्मेल्डिहाइड है, अम्ल की उपस्थिति में अथवा क्षार की उपस्थिति में, तो क्या बन जाएगा? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल या फिर पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल बन जाता है। पैरा पे आएगा तो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल, ऑर्थो पे आएगा तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल। और ये बहुत सारे और जितनी भी पोजीशंस हैं, 2 ऑर्थो और 1 पैरा, इनमें जुड़ता चला जाएगा। जब ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल एक रेखीय श्रृंखला में जुड़ता चला जाएगा, तो जब 1 डायमेंशनल पॉलीमर प्राप्त होगा उसको नोवेलेक कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? नोवेलेक। तो इस प्रकार से ये जो नोवेलेक बनेगा उसका उपयोग प्रलेपों में या पेंट्स में करते हैं।
और जब फॉर्मेल्डिहाइड के साथ इसका वापस से पॉलीमराइजेशन कराते हैं तो एक तिर्यक बंध निर्मित दुर्गलनीय, मतलब जो आसानी से गलता नहीं है, वो ठोस बन जाता है, जिसे बेकेलाइट कहते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं 3 डायमेंशनल पॉलीमर बन जाएगा, बेकेलाइट कहलाता है। और इस बेकेलाइट का उपयोग इलेक्ट्रिक स्विचेज बनाने में होता है, विद्युत के स्विच बनाने में होता है। अब देखो, यहाँ हमने पहली वाली क्लास में बात सीखी थी, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल पॉलीमर बन गया है, अब इसको दोबारा काम में नहीं ले सकते, इसको सॉफ्ट नहीं किया जा सकता। इसका मतलब क्या हुआ, ये थर्मोसेटिंग पॉलीमर है, ये ताप दृढ़ बहुलक है और 3 डायमेंशनल पॉलीमर बन जाता है, जिसका उपयोग विद्युत स्विच बनाने में होता है। इसका उपयोग कंघों को बनाने में, फोनोग्राफ रिकॉर्ड्स बनाने में, अभिलेखों को रखने में और विद्युत स्विचों और विभिन्न प्रकार के बर्तनों को हैंडल बनाने में होता है। तो इस वाली क्लास में हमने क्या सीखा? पहले हमने सीखा कि एकलक इकाइयां आपस में किस प्रकार से जुड़ती है, उनकी क्रिया विधि क्या है। तो हमने देखा कि वो आयनिक क्रिया विधि भी द्वारा भी जुड़ सकती हैं और मुक्त मूलक क्रिया विधि द्वारा भी वो आपस में जुड़ सकती हैं। हमने मुक्त मूलक क्रिया विधि को विस्तार से जाना। हमने जाना कि वो 3 पदों में संपन्न होती है, एक जिसको श्रृंखला प्रारंभन पद कहते हैं, दूसरा श्रृंखला को सतत बनाए रखने वाला पद और तीसरा श्रृंखला को समापन पद। इसमें प्रारंभिक पदार्थ के रूप में सामान्यतः परऑक्साइड काम में लेते हैं। ये परऑक्साइड मुक्त मूलक में परिवर्तित होते हैं, फेनिल मुक्त मूलक देते हैं और उसके बाद ये नए नए प्रकार के मुक्त मूलकों का निर्माण करते जाते हैं जब जब ये एकलक के साथ जुड़ते चले जाते हैं। और फाइनली अंत में ये जो 2 मुक्त मूलक श्रृंखलाएं हैं वे आपस में जुड़ जाती हैं और एक नया पॉलीमर हमें प्राप्त हो जाता है। तो हमने उसके बाद फिर कुछ कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट पॉलीमर के बारे में पढ़ा। हमने एलडीपी और एचडीपी के बारे में पढ़ा, निम्न घनत्व वाली पॉलीथीन और उच्च घनत्व वाली पॉलीथीन के बारे में पढ़ा। हमने पॉलीएक्रिल और नाइट्राइल के बारे में जाना और फिर हमने जाना संघनन बहुलकों के बारे में। उस संघनन बहुलकों के बारे में हमने पॉलीएस्टर को भी देखा। एग्जाम्पल इसका पॉलीएस्टर है, जो OH और COOH समूह यानी कि अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल के समूह के संघनन से बनता है, एस्टर का निर्माण होता है, पॉलीएस्टर बनता है, जिसमें टेरिलीन या डेक्रोन उदाहरण लिखा। और हमने पॉलीएमाइड के बारे में भी जाना। पॉलीएमाइड NH2 ग्रुप और COOH ग्रुप के संघनन से बनता है, इसमें भी छोटा अणु बाहर निकल जाता है जल के रूप में और पॉलीएमाइड बन जाता है, जिसका उदाहरण हमने देखा नाइलॉन 66 और नाइलॉन 6। अगली क्लास में हम ये जानेंगे और कौन कौन से ऐसे पॉलीमर हैं जो कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट हैं, जो वाणिज्यिक रूप से उपयोगी हैं। उसके अलावा हम प्राकृतिक बहुलक की बात करेंगे, हम रबर की बात करेंगे, रबर किस प्रकार से प्राप्त होता है, रबर की एकलक इकाई क्या है, मोनोमर यूनिट क्या है, रबर का किस प्रकार से पॉलीमराइजेशन होता है, प्राकृतिक रबर क्या होते हैं, संश्लेषित रबर क्या होते हैं, इनकी किस किस प्रकार से आपस में जुड़ सकते हैं, और इसके अलावा कुछ और हम बहुलकों और उनके उपयोगों के बारे में जानेंगे। नमस्कार।